43, 24 सभी सही है। तब भी कौन गलत? क्योंकि जब पहली बार प्रत्याहारों की संख्या पूछा गया था, यदि ऑप्शन में केवल 42 है तो वो सही है, 42 43 है तो दोनों सही है, 42 43 44 तीनों दिया है तो सभी सही। ठीक है ना? नहीं तो इसीलिए कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा वो घुमा के पूछे गए। सीधे सीधे पूछा जाता प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो सारे लोग 42 लिख देते, इसलिए घुमाया गया था उसको। ठीक है ना? आसान था क्वेश्चन लेकिन घुमा दिया गया था। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, जी सर, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा दिया गया था। देखिए, आसान प्रश्न तो सभी लोग कर लेते हैं और उसी आसान प्रश्न में थोड़ा सा ऐसा मटेरियल डाल दिया गया कि वो कठिन हो जाता है। ठीक है ना? तो अब सारे लोग तैयार हैं? उच्चारण स्थान पढ़ने के बाद अब आपको पढ़ना है प्रयत्न। देखिए, जो भी आपको पढ़ा जा रहा है बहुत ध्यान से समझिए, इसी में से क्वेश्चन आता है अब वो घुमा देता है। मतलब लैंग्वेज कभी कभी बदल जाती है और उत्तर आते हुए भी आप गलत कर देते हैं। अब जैसे पूछा गया, कहा गया उच्चारण प्रयत्न, अब देखिए उच्चारण प्रयत्न आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सा अगर प्रश्न की लैंग्वेज बदल जाए, ये प्रश्न पूछ दे कि प्रयत्न क्या होते हैं, अब आप कंफ्यूज हो गए। आप तो सुने थे उच्चारण स्थान उच्चारण प्रयत्न, है ना, ये सुने थे, लेकिन अब थोड़ा सा घूम गया, उच्चारण प्रयत्न की जगह पे खाली प्रयत्न आ जाए, तब भी चीज़ वही है। मतलब मटेरियल वही है सब, चाहे वो उच्चारण प्रयत्न कहा जाए केवल या तो प्रयत्न कहा जाए। अब फिर सवाल होता है ये प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं या उच्चारण प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य, ये आप सुने हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। प्रयत्न भी लिख लीजिए। तो एक आभ्यंतर प्रयत्न है और दूसरा बाह्य प्रयत्न है। ठीक है, अब ये प्रयत्न कहते किसको हैं? देखिए, प्रयत्न का अर्थ प्रयास। तो भाषा के उच्चारण के समय कुछ प्रयास ऐसा होता है जो वर्ण निकलने के पहले होता है और कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो वर्ण निकलने के बाद होते हैं। ठीक है, तो जो उच्चारण के पहले का प्रयत्न है वो आभ्यंतर है। ध्यान से समझिए कि वर्ण के उच्चारण के पहले का जो प्रयास है वो आभ्यंतर प्रयत्न है और निकलने के बाद का जो प्रयत्न है या निकलते समय जो प्रयत्न है वो बाह्य प्रयत्न है। अब आप कहेंगे कि उच्चारण के पहले कैसे प्रयत्न होगा? देखिए, जब आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक, निधि सिंह शांत हो, तो जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उस समय हमको क्या बोलना है, इसकी एक योजना चलती है आपके अंदर। आपको किस विषय में, जैसे आपको प्यास लगी है, आपको किसी से पानी मांगना है, तो देखिए आप कल्पना करिए किसी से पानी मांगना है लेकिन मांगिए न, कल्पना करिए। तो पानी वाला जो वाक्य है मुख्य रूप से पानी है केवल, और उसके आगे पीछे वाले जो शब्द हैं वो अपने आप क्रमशः आते जाएंगे। मुझे एक गिलास पानी दो, हाँ, और केवल आप पानी कहें
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि आप थके हुए हैं, आपको प्यास लगी है, आप वैसे कहते हैं मम्मी से, मम्मी पानी, मतलब तो वही है कि आपको पानी चाहिए, है ना। तो ये जो पहले का प्रयत्न होता है, भाषा निकलने के, वर्ण निकलने का पहले का जो प्रयत्न होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और निकलने के बाद का जो प्रयत्न होता है वो बाह्य होता है। मतलब इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये आपको, आप सोए हुए हैं, कोई जगह के पूछे आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, तुरंत आप बताइए। सोचने की ज़रूरत नहीं, ये लिखने की चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखने की नहीं, केवल समझने की चीज़ें होती हैं। अब बताइए, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न समझ गए कि वर्ण निकलने के पहले की जो चेष्टा है वो आभ्यंतर है। तो कुछ आपको बोलना हुआ तो आपके मन में, हृदय में, जैसे पाणिनि ने जो 8वां स्थान बताया था वो हृदय, तो वहाँ से जब प्रयास होता है, वहाँ से, हालांकि सोचने का काम तो दिमाग करता है, लेकिन निकलने का जो परिश्रम होता है वो हृदय से ही होता है। वाणी जो निकलती है, जो आप बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बोलने में परिश्रम नहीं लगता है। 1 घंटा 2 घंटा लगातार बोलना पड़े तो पूरे शरीर की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं हरासमेंट हो रहा है ना। तो जब आप पहले प्रयास करते हैं, देखिए अभी भाषा आप बोल नहीं रहे हो, बोलने के पहले का प्रयास। यहाँ एक चीज़ और समझ लेना है, चाहे प्रयास कहा जाए चाहे प्रयत्न कहा जाए, बात वही है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रयास और प्रयत्न एक दूसरे के पर्यायवाची। तो पहले वाला जो प्रयास है वो आभ्यंतर, आभ्यंतर का अर्थ है हुआ अंदर का, और बाह्य तो लिखा ही हुआ, बाह्य माने बाहर का। तो बाहर का मतलब जब आपके मुख से वर्ण निकल रहे हों, वो बाहर का प्रयत्न है। निकलने के पहले का जो प्रयास है वो आभ्यंतर प्रयत्न। बात समझ में आई? अब फिर सवाल होता है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। सभी लोग जान लीजिए, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, और बाह्य कितना होता है? 11 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, बहुत सारे सवाल यहीं से बनते हैं, ये भी जान लीजिए। बस एक बार समझने की चीज़ है। फिर आपको कोई सवाल पूछा गया, ये आभ्यंतर प्रयत्न का कौन हिस्सा है, आप ऐसे अंगुली पे गिन के बता देंगे। जैसे आपको पूछा जाए अच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण है, आप अंगुली पे गिन के बता देंगे, है ना। सल में कौन कौन वर्ण आते हैं, ये भी पूछा गया था। हाँ, उसमें वर्णों का प्रत्याहार कौन है, तो सल है। सल में बड़ा स रहेगा, तालव्य स, ऐसा नहीं हो कि छोटा सा लिख दें, है ना। उसी तरह से अंतस्थ वर्णों का कौन सा प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, ये भी जाने रखिए। तो बहुत सारी चीज़ें, लंबा से लंबा आपका प्रत्याहार में शॉर्ट हो जाता है। बस प्रत्याहार देखिए, याद करने की, लिखने की विषय वस्तु नहीं है, वो समझने की विषय वस्तु। इसको आप समझिए। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के। तो पहले आप आभ्यंतर प्रयत्न समझिए कि ये कौन कौन से हैं। जैसे पहला स्पृष्ट कहते हैं, नहीं विवृत तो पहले चलिए, विवृत। देखिए इनको भी याद करना है, 2 चीज़ें याद करना है, स्पृष्ट याद करना है और विवृत याद करना है। ईसत शब्द जोड़ देना, दोनों में एक बार ईसत शब्द जोड़ देंगे
ईसत का, देखिए 2 बार ईसत शब्द आया है। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, कम। ईसत का जो अर्थ होता है थोड़ा होता है, कम होता है। ये समझ लीजिए। अब सबसे पहले देखिए स्पृष्ट हैं, ईसद स्पृष्ट है, विवृत है, ईसद विवृत है और संवृत। ठीक। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। जैसे आपसे पूछा जाए स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं। कादयो मावसाना आप पढ़े हैं। क से लेके म तक के वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। सेम वही चीज़, क से लेके म तक के वर्ण स्पृष्ट कहे जाते हैं। जैसे आप अगर स्पृष्ट की व्याख्या करें तो ये क से म पर्यंत कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब ये तो आपको नहीं लिखवाना पड़ेगा, क ख ग घ अंग। क्यों विनीता? समझदार हैं आप लोग। तो क से लेके म तक जैसे आपने पढ़ा था स्पर्श वर्ण, उसी तरह से ये हैं स्पृष्ट वर्ण, स्पृष्ट हैं। अब समझिए स्पृष्ट माने होता क्या है। देखिए वही चीज, जब जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। छूना, स्पृष्ट माने होता है स्पर्श करना, छूना। जैसे इस पेन को छुआ जा रहा है तो ये स्पर्श है ना, और हम लोग कहते हैं कि अरे इसको छू दिए, छू दिए, स्पर्श कर दिए, स्पृष्ट है। लेकिन वर्णों को कौन स्पृष्ट करेगा? भाई भाषा जो है इसको ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ में पकड़ के रखेंगे, इसको छू सकते हैं, हाथ से नहीं छूना है। हाँ, मुंह से छूना है, मतलब मुख से नहीं, मुख में जिह्वा उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है ना। जैसे तालु, मूर्धा, कंठ, दंत, ओष्ठ इत्यादि आपके उच्चारण स्थान हैं जिसको जिह्वा विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। आप देखे होंगे मुख्य रूप से उच्चारण स्थानों में 5 सूत्र होते हैं जो सारे वर्णों को समेट देते हैं। स्पर्श वर्णों के साथ साथ वो स्वरों को भी समेट देते हैं, है ना। जैसे अको विसर्जनीय नाम कंठा, इचुयसा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंता, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव। ये जो 5 सूत्र आपके हैं ये लगभग सारे वर्णों को समेट देते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए वर्णों का उच्चारण करती है, उस अवस्था को या उस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। ये अभी आप आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ रहे हैं, बाह्य नहीं पढ़ रहे हैं। ये अभी उच्चारण हो नहीं रहा है, उच्चारण के पहले की कंडीशन है। जैसे उस दिन आपको प्रयोग करवा रहे थे कि आप क कहिए लेकिन वर्ण मुख से न निकालिए। आप प कहना है, आपको फ कहना है, आप कहिए लेकिन वर्ण मुख से न निकलने पाए, निकलने के पहले रोक लीजिए। ये आभ्यंतर प्रयत्न है। आया समझ में? तो ऐसी कंडीशन में जैसे हमको ट कहना है लेकिन हम ट को मुख से न निकालें, प्रयोग करिए, जिह्वा वहां पहुंच जाएगी। मतलब आपको ट बोलना है लेकिन वर्ण मुख से बाहर नहीं निकलना, जिह्वा वहां तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये निकलने के पहले का जो प्रयत्न है, वर्णों के निकलने का पहले का जो प्रयत्न है वही स्पृष्ट है, आभ्यंतर है वही। और आभ्यंतर भी 5 प्रकार से बंट जाता है। तो कुछ वर्णों का हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। तो स्पृष्ट प्रयत्न कौन है? क से लेके म तक। अब आपसे यहाँ पूछा जाए कि च का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? भाई क से म के बीच में अगर आ रहा है तो स्पृष्ट है, हाँ? अब इसी तरह पूछा जाए ख का, क का, प का, किसी का भी पूछा जाए
अब ये तो आपको जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, आप कक्षा 1-2 में तो पढ़ नहीं रहे हैं कि च कहाँ है, क से म के बीच में है कि उसके पहले है कि बाहर है। ये तो आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आप पहले से जानते हैं। समझ में आया स्पृष्ट वर्ण? तो क से लेके म तक के जो वर्ण होते हैं उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पृष्ट होता है। कोई ऐसा है जिसके समझ में न आ रहा हो? क्योंकि फिर अब इसको दोहराने का मौका नहीं है। इसके बाद आपका जो है टेस्ट चलेगा। और अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, वो और बेहतर रहेगा। क्योंकि एक बार व्याख्या हो चुकी, दूसरी बार हो रही है। एक बार हम लोग को दिखा दीजिए टेट का पेपर संस्कृत का। कौन सा पेपर दिखा देगा? हमारे पास पेपर है। अच्छा, जो भेजे थे? नहीं, प्रीवियस ईयर का, पहले का जो। अच्छा, पहले का? तो वो तो तमाम जो है मार्केट में मिलता है पेपर, जो पहले हो चुका है पेपर। मैं सोचे आपके पास हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जो परीक्षा हम लोग दिए हैं वो पेपर होगा। हाँ हाँ, ठीक है, लेते आएंगे। तो देखिए, अब इसके बाद स्पृष्ट समझने के बाद मतलब ये है कि यहाँ आप इसको समझ लेंगे तो प्रैक्टिस सेट देखते ही आप आंसर समझ जाएंगे। क्योंकि जब आप विषय वस्तु को जान रहे हैं ना, तो तुक्का की ज़रूरत नहीं होती है। विषय वस्तु को समझिए पहले। तो स्पृष्ट वर्ण अर्थात क से लेके म तक। अब इनके बीच में किसी को पूछा जाए कि ये फला वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आप देख लीजिए क से म के बीच में है क्या। तो अगर क से म के बीच में है तो वो स्पृष्ट है। ठीक, अब आ जाइए आप ईसद स्पृष्ट। अब जैसा कि कहा गया कि ईसद शब्द है। ईसद का अर्थ क्या हुआ? थोड़ा कम। अब तक ये था कि स्पृष्ट था, माने पूरी तरह से स्पृष्ट था। अब ये थोड़ा स्पृष्ट है। अब समझिए कि स्पृष्ट का अर्थ क्या हुआ? छूना, स्पर्श करना। तो जब जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करके वर्णों का उच्चारण कर रही थी उस समय स्पृष्ट था, मतलब पूरी तरह से स्पर्श कर रही थी। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर रही है। बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा स्पर्श कर रही है। जैसे आधुनिक उदाहरण आप ले, घर पे आप भोजन करते हैं तो भरपेट खाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, और बहुधा देखा जाता है लोग दिखाने के लिए भी कम खाते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं पहुंच गए तो अब 10-20 आइटम है तो इकट्ठे पहली बार जहां पहुंचे वहीं पूरा भर लेते हैं प्लेट, अंतिम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोगों को देखा गया है। खैर, देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे ये समझाने का तरीका था केवल कि आप इसको समझें कि स्पृष्ट और ईसद स्पृष्ट में अंतर क्या होता है। स्पृष्ट ये था कि जब जिह्वा पूरी तरह से स्पर्श कर रही थी उच्चारण स्थानों का, और ईसद स्पृष्ट का अर्थ तो वही है, स्पर्श करना, छूना, लेकिन उसमें ईसद जब जुड़ गया है कि थोड़ा। जैसे भोजन चाहिए, मतलब भोजन चाहिए और थोड़ा भोजन चाहिए, भोजन तो वही है लेकिन उसमें कम लग गया। उसी तरह से ईसद का काम सिर्फ इतना है, कम करना है। अब सवाल ये है कि इस ईसद स्पृष्ट में वर्ण कौन कौन से हैं? इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चूँकि एक तरफ सल हैं अर्थात उष्मा है और दूसरी तरफ यण है अर्थात अंतस्थ है। ध्यान रहे, यवरल को अंतस्थ भी कहा जाता है, यण भी कहा जाता है। तीनों स और है को ऊष्म भी कहा जाता है और सल भी कहा जाता है। तो जब भी ऐसा प्रयोग हम करें, चाहे ऊष्म का, चाहे सल का, चाहे अंतस्थ का, चाहे यण का, तो आप इनको समझें। बार बार ये नहीं कहा जाता है यवरल है, नहीं, यण कह दिया गया, अंतस्थ कह दिया, काम चल गया। ठीक, अब ईसद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने छूना। तो इसमें आपके आ जाते हैं यवरल है।
ये वैरल आ गए ईसत स्पृष्ट में। तो ये भी आसाना है। अब यही ईसद स्पृष्ट और ईसद विवृत में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग आप में से भी होंगे जो इसी को नहीं मतलब समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट, कोई प्रश्न सामने आता है तो भूल जाते हैं कि ईसद स्पृष्ट में किसको रखें, ईसद विवृत में किसको रखें। तो इसको समझने का एक ट्रिक है, आप समझ लीजिए। जैसे जो ऊष् वर्ण है उनको आप पहचानते हैं, जानते हैं कि ये गर्मी वाले वर्ण है ना, ऊष्मा वाले वर्ण है। तो जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्मा वाले हैं, उनको आप स्वरों के साथ रखिए। तो अब सवाल है कि स्वरों का फिर आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। तो देखिए, सारे स्वरों का विवृत होता है, सारे स्वरों का विवृत होता है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, पूरी तरह से खुला हुआ, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में किसी का व्यवधान नहीं आता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है और न उन्हें किसी की ज़रूरत है। स्वरों के उच्चारण में स्वरों को किसी की आवश्यकता भी नहीं है, वो स्वयं से उच्चरित होते हैं, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वरों का भी आसान है कि किसी भी स्वर का पूछा जाए, जितने भी आपके स्वर हैं, जितने भी आपके वर्णमाला में A to Z जितने भी स्वर हैं, सारे स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो विवृत होगा। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ई का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर व्यंजन पहचान ही रहे हैं, तो जितने भी स्वर हैं सबका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो विवृत होगा। ठीक है। तो अब स्वरों में भी ऊष्मा होती है, स्वरों में भी गर्मी होती है, चूँकि निर्बाध रूप से उनका उच्चारण होता है। ये आपको इनको समझ, ईसद स्पृष्ट और ईसद विवृत, ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। देखिए, जैसे ईसद स्पृष्ट है वैसे ईसद शब्द इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्पृष्ट था, यहाँ यवरल थे, यवरल जो थे ये वर्णमाला में व्यंजनों के समकक्ष थे। हालांकि ऊष्म वर्ण भी व्यंजन ही है, ऊष्म वर्ण भी, उनकी भी जो संज्ञा है वो व्यंजन की है, लेकिन फिर भी ऊष्म उनको इसीलिए कहा जाता है कि उनके उच्चारण से घर्षण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। विज्ञान में आप जानते हैं ऊष्मा मीन्स क्या होता है? प्रकाश, ऊर्जा। तो उस वर्णों के उच्चारण से घर्षण होता है, मतलब ये भी निर्बाध रूप से चलते हैं। और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक। अब विवृत माने खुला हुआ जिसमें सारे स्वर आ गए। अब ईसत विवृत माने थोड़ा खुला हुआ। जैसे स्पृष्ट का अर्थ था स्पर्श करना, और ईसत लग गया तो थोड़ा स्पर्श करना। ठीक। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, ईसत शब्द जुड़ गया तो थोड़ा खुला हुआ, मतलब स्वरों से कम। जो आभ्यंतर प्रयत्न ऊष्मा का होगा अर्थात सल का होगा, वो स्वरों से थोड़ा ही कम होगा। तो ईसद विवृत में आपके आ जाएंगे, हाँ, तीनों स और ह, तीनों स और ह ये आ जाएंगे ईसद विवृत में। विवृत में सारे स्वर आ गए। किसी भी स्वर को पूछा जाए कि इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो वो विवृत ही होता है।
स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही होता है। एक ठू छोटा सा अपवाद है, अभी अपवाद बता रहे हैं, पहले इतना आप जानिए। हाँ, पांचवा बता रहे हैं, वही तो अपवाद है। उच्चारण के लिए हाँ, तो देखिए ये समझ में आया, चारों मिटा दिया जाए इसको। अभी एक अपवाद जो है वो बताना है। एक बार फिर से समझिए कि क से लेके मैं तक जो स्पर्श वर्ण है उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट है। तो स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है? स्पर्श करना, छूना। परिभाषा क्या है कि उच्चारण के समय जब जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का थोड़ा स्पर्श करती है तो वो स्पृष्ट वर्ण कहे जाते हैं। और ईसद स्पृष्ट में जब वही परिभाषा सेम है, जब थोड़ा स्पर्श करती है, मतलब एक शब्द जुड़ जाएगा, थोड़ा स्पर्श करती है, परिभाषा एकदम सेम है। या कम स्पर्श करती है, वो यवरल है। विवृत सारे स्वरों का होता है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक, अर्थ भी कभी कभी पूछता है, ये भी ध्यान रहे। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। समझ में आया सबके ना? विवृत में सारे स्वर आ गए। अब स्वर यहाँ लिख नहीं रहे हैं कि ई उ री री ये नहीं लिख रहे हैं। सारे स्वर कह दिए मतलब सारे स्वर। अब यहाँ आप ये भी ध्यान दीजिए कि आप 9 स्वर तो जानते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत ही होगा। जैसे उच्चारण स्थान में अकु विसर्जनीय नाम कंठ में केवल अ बता रहे थे, वो 18 आ रहे थे। ठीक, उसी तरह से अब इसमें चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, कोई भी स्वर हो, यदि उसको स्वर की संज्ञा दी गई है तो वो विवृत ही होगा। तो आप कहेंगे कि अरे स्वरों की संज्ञा तो अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है यवरल को। ये केवल संप्रसारण के समय अर्ध स्वर इनको कहा जाता है। संप्रसारण जानते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। आप जब यण संधि पढ़ते हैं, हाँ, क्यों कहा जाता है क्या अर्धस्वर? इसलिए वो इनका संप्रसारण होता है। मतलब आप देखेंगे जब आप यण संधि पढ़ेंगे तब इसकी विस्तृत व्याख्या होगी। फिलहाल आज इतना समझ लीजिए कि यण संधि पढ़ते समय ई के स्थान पर यह हो जाता है, जबकि और जितनी भी स्वर संधियाँ हैं कहीं भी किसी व्यंजन का काम नहीं लगता है। इसीलिए इनको आप हिंदी में भी अर्धस्वर पढ़ते हैं ना। हालांकि पाणिनि ने इनको कहीं अर्धस्वर नहीं माना है, ये तो बाद के लोगों ने इनको अर्धस्वर कहना शुरू किया, इसीलिए कि इनका संप्रसारण होता है। मतलब जब आप यण संधि पढ़ते हैं तो ई के स्थान पर यह हो जाना, ये यण संधि है, लेकिन यह के स्थान पर ई हो जाना ये संप्रसारण है। इसको तब बताएंगे आज नहीं। तो इतना समझ में आया कि स्वरों का विवृत होता है। कोई भी स्वर हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 स्वर। इसलिए स्वर लिखे नहीं कि लिखेंगे तो हम 9 लिखेंगे। और बाद में कहीं दीर्घ पूछ दिया, दीर्घ जानते हैं ना, इस तरह लिखा जाता है 2 बार। तो चाहे दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे प्लुत हो, कोई भी स्वर हो, उसका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो विवृत होगा। ठीक, मिटा दिया जाए। अब आइए समृद्ध देखा जाए। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सारे स्वरों का बता दिया गया, विवृत होता है। अब एक लास्ट वाला जो आपका आभ्यंतर प्रयत्न बचता है वो होता है समृद्ध। और समृद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है ढका हुआ। देखिए, विवृत का अर्थ क्या था? खुला हुआ। स्पृष्ट का अर्थ क्या था? स्पर्श करना। ईसद माने थोड़ा, है ना। और समृद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है ढका हुआ। अब यहाँ जो ह्रस्व अ है, ह्रस्व अ की 2 दशा होती है।
एक उच्चारण की या प्रयोग की दशा होती है और एक प्रक्रिया दशा होती है। प्रक्रिया दशा जानते हैं? नहीं जानते। जैसे ये थोड़ा सा लंबा है, इसको समझना पड़ेगा। एक प्रक्रिया दशा है, ऐसे समझ लिख के, उच्चारण अथवा प्रयोग। तो ये दो दशा किसकी होती है? ह्रस्व अ की। अब लोगों का सवाल हो सकता है कि जब सारे स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है तो अ में ये कन्फ्यूजन क्यों है? तो अ में ये कन्फ्यूजन इसीलिए रहता है कि इसकी दो दशाएं होती हैं। जैसे अ एक ऐसा सर्वाहारी, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, कुछ खाते हैं। और कुछ लोग शाकाहारी केवल होते हैं। तो देखिए, ये अ जो ह्रस्व अ स्वर है, ये ऐसा है कि ये सर्वाहारी है। इसको किसी के साथ भी मिला दीजिए, और जब कोई व्यंजनों का साथ कोई दूसरा स्वर नहीं देता है तो ये जरूर देता है, ये जरूर देगा। इसीलिए इसकी इतनी प्रशंसा हो रही है ना भाई, जो दूसरों की सहायता करता है। तो देखिए, प्रक्रिया दशा है और एक उच्चारण अथवा प्रयोग की दशा है। जैसे अब ये समझिए कि ये प्रक्रिया दशा क्या होती है, उच्चारण और प्रयोग की दशा क्या होती है। तो देखिए, प्रक्रिया दशा जो होती है, जैसे आप रूप बनाते हैं, एक आपने सुना होगा पद संज्ञा, सुने हैं? पद संज्ञा किसकी हो? तो कहा गया सुप तिङंतम पदम। सुप और तिंग की पद संज्ञा हो, तो सुप किसको कहा जाए और तिंग किसको कहा जाए? तो सबसे पहले तिंग को समझते हैं, क्योंकि उसी का इसमें काम है। ये थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब आपके समझने के, लेकिन आज समझेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से समझिए। तिंग किसको कहेंगे? अभी सुप का यहाँ काम है नहीं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे आप रूप पढ़ते हैं, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः, ठीक है ना? ये जो होता है ये तिंग है। अब इसको तिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये प्रत्यय जुड़े हुए। तो एक ठू आपको प्रक्रिया करके बताएंगे। जैसे आप कहते हैं टिप तस झी, ये लट लकार में आपने देखा होगा, आप बनता है भवति भवतः भवन्ति, बनता है ना? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि इसको ध्यान से समझो। जैसे भू धातु है, भू धातु का भवति भवतः भवन्ति रूप बनता है ना, ये प्रक्रिया हो रही है। मतलब वो बना कैसे है? जैसे आपके थाली में बहुत बढ़िया व्यंजन आ जाता है, लेकिन वो कैसे बना है, किस प्रक्रिया से होकर गुजरा है, उस प्रक्रिया से आप नहीं गुजर पाएंगे। रोटी सारे लोग खा के आए होंगे, जिस चक्की में जाके वो पिसता है, नहीं सोमवार वाले नहीं खाए होंगे। अरे खाएंगे ना यहाँ से जाके। हाँ? तो जब आप रोटी खाइए तो याद करिए कि ये जो गेहूं था, ये किस प्रक्रिया से होकर गुजरा है। अरे पहले उसको ज़मीन में डाला गया, हाँ, सड़ा, उसके बाद अपनी संतान पैदा किया, अपने तो नष्ट हो गया, एक संतान पैदा किया अपनी, बड़ा हुआ, उसको आप काटे, किस प्रक्रिया से गुजार के अंत में चक्की तक पहुंचाए। हाँ, थोड़ा सा आपके अंगुली में चोट लग जाता है, कहते हैं तो अंगुरिया पिसा गए, कहते हैं ना। कितनी दवा करवाते हैं, कितना पट्टी बंधवाते हैं, और वो बेचारा उस चक्की में पिस के
फिर उतने से संतोष नहीं है, उसको ले आके फिर पानी में डालते हैं, फिर आग पे पकाते हैं, तब खाते हैं ना। बताइए, आप 5 मिनट में भोजन कर लेते हैं, लेकिन उस 5 मिनट के भोजन के लिए एक गेहूं बेचारा 6 महीने से तप रहा है ना। उसी तरह से आप भवति भवता भवन्ति पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये बना कैसे है, ये आपको दिखाया जा रहा है ना। समझ में आया ना। हाँ, जब तक आधुनिक उदाहरण नहीं सुनेंगे नहीं समझ में आता। ये सही भी है। तो अब देखिए, ये तिप तस झी, मतलब इक्का ठो लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे, उतना टाइम नहीं है। तो तिप तस झी ये प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय हैं। अब देखिए, धातु आपकी भू है और इसमें तिप प्रत्यय जोड़ना होता है। पहला शब्द क्या बनता है? भवति। भवति बनता है ना। इसको भी लिख लीजिए, भवति, भवतः। तो भवति भवता भवन्ति ये केवल प्रथम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन का लिख रहे हैं, प्रथम पुरुष का केवल। ठीक, तो हमको केवल ये भवति सिद्ध करना है। भवति बना है, आप रट लिए, भवति भवता है भवन्ति, भव से भवता है भवत भवान, आप रट लिए, लेकिन ये बना कैसे, ये देखना। ये आपको समझा रहे हैं समृत अ, अर्थात इसकी जो प्रक्रिया दशा है। तो अब देखिए, आपने भवति कहा, इसमें कहीं अ नहीं आपको दिखाई दे रहा है, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये वास्तव में भवति बनता कैसे? जैसे ये प्रत्यय है आपका तिप, तिप का जो प है, ये हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी इसकी। और जब इत संज्ञा हो गया तो बचा क्या? ती। तो यहाँ धातु आपकी क्या है? भू। और यहाँ आपका क्या है? ती। बीच में आपका अ है। भू अति बना हुआ है। बना हुआ क्या है? भू अति। ये आपको मिल रहा है, लेकिन आप भूअति नहीं पढ़ते हैं। चूँकि आप फिर यण संधि को याद करिए, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, तो यहाँ ऊ के स्थान पर वह हो गया। और आपने यण संधि में देखा होगा, ये जो ऊ के स्थान पर वह होता है, ये हलंत वाला होता है ना। तो इस वह में अ के मिल जाता है, तो ये पूरा रूप आपका भवति बनता है। यहाँ देखिए अ है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आपने गेहूं को मार के खाया, गेहूं दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो आपकी भूख को शांत करता है ना। ये जो अ है, ये प्रक्रिया दशा का है। अ जो है, ये प्रक्रिया दशा का है। और यहाँ का जो अ है, एक उच्चारण की अवस्था का। जैसे आप लिख देते हैं, शब्द है अनुभव। यहाँ जो अ है, मतलब जहाँ जहाँ भी आप अ का प्रयोग करते हैं, अनीता, अंजलि, किसी का भी प्रयोग करिए, जब आप अ लिखते हैं तो ये उच्चारण अथवा प्रयोग की दशा है। आया समझ में? अ की दो दशा है, एक प्रक्रिया दशा है और एक उच्चारण की दशा है। ठीक है। तो अब ये जो प्रक्रिया दशा वाला यहाँ का जो अ है, इसी का होता है समृत। तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं लगती है। अब सीधे सीधे आपसे पूछ दे कि अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। केवल अ लिखा हुआ है तो विवृत है। ध्यान रहे, जब भी आपसे अ का आभ्यंतर प्रयत्न जानना चाहेगा तो केवल अ लिखेगा। जब आपको बताना है विवृत, और जब ये प्रक्रिया दशा, उच्चारण दशा इत्यादि लिखा हुआ एक लाइन की व्याख्या लिखी हो, तब सोचिएगा कि लग रहा ये समृद्ध जानना चाह रहा है। ठीक है ना। वैसे तो सीधे सीधे ह्रस्व का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। लेकिन जब ये एक लाइन की व्याख्या लिख दे, प्रक्रिया दशा,
का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो वो समृद्ध होगा। अब यहाँ एक चीज़ इसी समय आप ये भी समझ लीजिए, कहीं कहीं कुछ किताबों में जो प्रक्रिया दशा का यहाँ का जो अ है और उच्चारण की जो दशा है, अर्थात उच्चारण या प्रयोग की जो दशा है इस अ को, तो कहीं कहीं इसको समृद्ध माना गया है, कहीं कहीं इसको माना गया। अब आप कहेंगे ये भी कन्फ्यूजन हो गया, अंतर आप जान ही नहीं पाओगे। ये सवाल कभी ऐसा नहीं बनता है आपके टेट लेवल में कि आपका सवाल जो बनेगा, इसीलिए आपको पहले बताए कि जो अ है, यदि केवल अ लिखा हो, ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो विवृत होगा। हाँ, विवृत होगा, ठीक है। ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो विवृत होगा, ठीक। अब एक लाइन लिख के प्रक्रिया दशा का ह्रस्व अ आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो समृद्ध होता है, ठीक है। ये अंतिम रूप से सत्य है। प्रक्रिया दशा का ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो समृद्ध है। उच्चारण अथवा प्रयोग की दशा का ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो विवृत होगा। उच्चारण या प्रयोग की दशा, जो आप किसी का नाम लिखते हैं, और जब प्रक्रिया दशा की बात आती है तो ये समृद्ध होता है। लेकिन ये आपकी परीक्षा के लेवल का प्रश्न नहीं है, ठीक है। मतलब जाने रहिए आप, वैसे सारे स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो विवृत ही होता है। और कोई सवाल किसी का? तो आपने आज देखा आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। लेकिन उसके पहले का जो सवाल है, प्रयत्न कितने होते हैं, 2। या ऐसे पूछा जाए, उच्चारण प्रयत्न कितने होते हैं, 2। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर किसको कहते हैं, वर्ण निकलने के पहले की जो चेष्टा या प्रयास है वो आभ्यंतर प्रयत्न है, और वर्ण निकलने के बाद का जो चेष्टा या प्रयास है वो बाह्य प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, 5 हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, समृद्ध। अक्सर जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, इनमें से आपको कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, अथवा कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है, या फिर कोई वर्ण दे देगा इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। अब बच रहा है आपका बाह्य प्रयत्न। जय बन। बाह्य प्रयत्न बच रहा है, इसको अगले डेट में आज यहीं बंद